हाँ, आज से हमारा शुरू होगा पी ब्लॉक। अभी तक तो हम लोग बेसिक समझ रहे थे रिगार्डिंग पी ब्लॉक, जैसे आपने बैक बॉन्डिंग या इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में समझा, और आपने उसमें इनर्ट पेयर बैक बॉन्डिंग और एक मैंने ऑक्सी एसिड्स के बारे में कुछ बेसिक्स बताया था कि ऑक्सी एसिड्स किनको कहते हैं। अब जब ये शुरू हो रहा है पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक के अंदर ना हमको दो फैमिली पढ़ना है पी ब्लॉक में। एक को हम लोग कहेंगे बोरॉन फैमिली और दूसरे को हम कहेंगे कार्बन फैमिली। बोरॉन फैमिली जो है, बोरॉन फैमिली बेसिकली ये फैमिली को पहले स्टडी करना है, देन कार्बन फैमिली को पढ़ना है। मैं आपसे केवल इतना कहूंगा कि मैं जब ये पढ़ा रहा हूं, चाहे बोरॉन पढ़ा रहा हूं चाहे कार्बन फैमिली पढ़ा रहा हूं, आप कुछ जनरल बातों को जनरल तरीके से स्टडी करें। जैसे आपको याद होगा कि आपने पीरियोडिक टेबल स्टडी किया था, और पीरियोडिक टेबल में आपने सीखा था भाई कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर। कंप्लीट पीरियोडिक टेबल आप वहां याद कर लिए थे। उसमें आपने एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट समझा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया था। आपको रेडियस के बारे में कॉन्सेप्ट आया था, आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, डेंसिटी, एमपीबीपी यानी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। इसके अलावा स्टैंडर्ड पोटेंशियल भी होते हैं, बट उसको अभी हम लोग यहाँ रिकॉल नहीं करेंगे, ना उनको याद करेंगे। मैं बस बता दूंगा उसका ऑर्डर, बट नॉट रिक्वायर्ड एट 11th लेवल। हाँ, कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हाँ इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का चैप्टर भी हमको पढ़ना है, तो वहां तक तो पहुंचते पहुंचते सब याद हो ही जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब पढ़ेंगे तो मैं पूरा एक ऑर्डर उसका लर्न कराऊंगा आपको, क्योंकि वैल्यूज कभी नहीं पूछी जाती हैं। अगर वैल्यूज भी पूछने लगे तो फिर हमारे लिए बहुत समस्या आ जाएगी कि भाई एटॉमिक रेडियस जो है बोरॉन का कितना होता है, एल्यूमिनियम का कितना होता है, अगर ऐसे पूछ ले। आपको याद होगा कि ये हमारे पास जो बोरॉन फैमिली थी, ये बैगन, आलू, गाजर एंड थैला, इस तरह से अपन ने याद किया था। बैगन, आलू, गाजर एंड थैला, और इसको हम लोगों ने ऐसे कहा था कि कहे सीता जी सुनो प्रभु। ये इस तरह से हम लोगों ने याद कर लिया था ये ट्रिक के थ्रू। अब इसमें एटॉमिक नंबर आपको पता है कि एटॉमिक नंबर इज 5 और इसमें एटॉमिक नंबर इज 6। ये आपको याद होना चाहिए एटॉमिक नंबर। जैसे ही आपको ये याद हो जाएंगे, आपको करना क्या है, इनके एटॉमिक नंबर निकालना है, यानी कि 8 ऐड करोगे तो 13 इसका एटॉमिक नंबर निकल आएगा। आफ्टर दैट अगर आप 18 ऐड करोगे तो ये 31। यानी आपको याद होगा जब आप एस ब्लॉक पढ़ रहे थे और जब मैंने एटॉमिक नंबर का ऑर्डर लिखा था, तो मैंने 2 बार 8 ऐड किया था, बट पी ब्लॉक में मैंने एक बार 8 ऐड किया है, आफ्टर दैट मैंने सीधे 18 ऐड किया है। ये कभी कभी बच्चे मिसकॉन्सेप्ट करके एटॉमिक नंबर चेंज कर देते हैं। ये छोटा सा एक पॉइंट है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ भाई, देखो खतरे की घंटी इसलिए रेड से दिखा दे रहा मैं इसको, कि यहाँ 18 एटॉमिक नंबर जब निकाल रहे थे तो बोरॉन फैमिली में या कार्बन फैमिली में दोनों में ही एक ही बार 8 ऐड होगा, और फिर सीधा 18, देन अगेन 18, यहाँ पर फिर से 18, तो 8 18 18, तो ये 49 हो जाएगा। और जब आप इसमें 32 और ऐड कर दोगे तो एटॉमिक नंबर विल बी 81। इसी तरह से जब आप इनका एटॉमिक नंबर निकालोगे दूसरे वालों का, तो इसमें याद रखना कि यहाँ इसका एटॉमिक नंबर जो है, इसके लिए आप 8 ऐड करोगे, 8 ऐड करोगे तो ये 14 हो जाएगा। जब आप इसमें 18 ऐड करोगे, अरे क्या हो गया, इसमें 18 ऐड करोगे तो ये 32 हो जाएगा। फिर आप 18 ऐड करोगे तो ये जो है फिर ये आपके पास 50 के आसपास हो जाएगा। फिर आप सीधे इसमें 32 ऐड कर दोगे तो इसका एटॉमिक नंबर जो है ये आएगा 82। तो ये एटॉमिक नंबर की ट्रिक हो गई फॉर दीज एलिमेंट। आफ्टर लर्निंग द एटॉमिक नंबर, वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा डोंट लर्न द एटॉमिक नंबर। ये ट्रिक मतलब when we use for nitrogen family or we will use for the oxygen family, halogen family as well as for inert gases, सबके लिए यूज होगा। जब आप ये कर लेंगे उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आई होप सभी को याद होगा कि बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2
और ये 2p1 आएगा। अगर आप ध्यान से देखें इस फैमिली में, बोरॉन फैमिली, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में देखिए 2p1 आ रहा है। जैसे मैं इसमें लिखूं तो 1s2, 2s2 और 2p6, फिर 3s2, 3p1। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ जो nth शेल है, यानी आउटर मोस्ट जो शेल है, उसका s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 1 इलेक्ट्रॉन। s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन, मतलब देखिए आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो कि s में 2 और p में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि भाई लास्ट में भी ns2 np1 इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी कैन से, या आप इसका भी एक और लिख दे रहे हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और इसके बाद मैं लिखूंगा 3p6। अब मैं एक छोटा सा काम करूंगा, वो मैं लिखूंगा इसको 3d10, 4s2, 4p1। हालांकि आप जानते हो कि पहले 4s भरा गया होगा फिर 3d आया होगा, बट मैंने ना इसको सिस्टमैटिक ऑर्डर में लिख दिया। तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये 4s2, 4p1 हमको मिला है, मतलब लास्ट शेल में s2 है और p1 है। इन अ सिमिलर में जब आप इसमें कहोगे तो भाई कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर निकालोगे तो आप कहोगे कि इट इज 1s2, 2s2, 2p2 ये होता है। और यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p 1s2, 2s2, 2p2। एक सेकेंड, एक सेकेंड, आई थिंक आई पुट रॉन्ग, मैंने लिंक शायद गलत ग्रुप पे डाल दिया। हाँ तभी आज ये क्लास 11th का लेक्चर चल रहा है और मैंने शायद आपके ग्रुप पे भी लिंक अपलोड कर दिया बाय मिस्टेक। तो बेटा यहाँ बोरॉन कार्बन फैमिली में क्या बता रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2 इस तरह से। सो नेक्स्ट वाले का भी आप निकाल लोगे, वहां पे लास्ट में 4s2 और 4p2 आने वाला है। सो यहाँ जो है जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसका या इसका, तो इनका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे या किसी का भी, तो लास्ट में आपको s2 और p2 मिल रहा है। मतलब बोरॉन फैमिली के लिए आई कैन डायरेक्टली से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो इन जनरल होगा ns2 np1। और फॉर कार्बन फैमिली आई कैन डायरेक्टली से कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ns2 np2। आई होप सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने कैसे इनका प्रेडिक्ट किया कि बोरॉन फैमिली का ns2 np1 और कार्बन फैमिली का ns2 np2 ये होगा। जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया, देन वी विल गो फॉर द जनरल प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग बोरॉन फैमिली एंड कार्बन फैमिली। आपको याद होगा मेरा मेथड कि हम लोग दोनों को एक साथ स्टडी करेंगे, यानी कि उनके एटॉमिक साइज के ऑर्डर लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे उनके रिगार्डिंग एटॉमिक रेडियस के ऑर्डर लिखेंगे, हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर लिखेंगे। अब ये सारी चीजें हम लोग लिखने वाले हैं दोनों के लिए कि किसका अगर किसी में एक्सेप्शन है तो वो एक्सेप्शन हम लोग लिखेंगे और नहीं है तो डायरेक्टली जो हम जानते हैं वो डायरेक्ट हम लोग उन बातों को लिखेंगे। सो फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। इन द नेक्स्ट पेज मैं यहाँ पर इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर तो अभी आपने देख लिए। अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूं, एटॉमिक मास भी हमको लर्न करने की नीड नहीं है। हाँ, एटॉमिक रेडियस की मैं कोई डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, ओनली मैं ऑर्डर बताऊंगा। अगर किसी को डेफिनेशन चाहिए, गो टू द पीरियोडिक टेबल चैप्टर, आपको वहां प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई मिल जाएगी। डेफिनेशन मैं नहीं लिखने वाला। सुनो, सो सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन एंड कार्बन फैमिली। और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हमको पता है कि हमको उनकी बेसिक कुछ कंपाउंड्स को स्टडी करना होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन एंड कार्बन फैमिली एक साथ ही हम लोग लिखेंगे दोनों को। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि मैं ये जो प्रॉपर्टी लिखूं तो अगर किसी के पास एनसीईआरटी की बुक हो तो प्लीज आप बता देना, अगर उसमें से कोई पॉइंट रह जाए जो आपको लगे कि इधर लिखा
हुआ है, सर ने नहीं बताया, और अगर वो रिक्वायर्ड नहीं होगा तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अगर रिक्वायर्ड होगा तो मैं बता दूंगा। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप उसको ओपन करके रख सकते हो। फर्स्ट मैं इधर पे बताने वाला हूं एटॉमिक रेडियस, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। सो एटॉमिक रेडियस का जो ऑर्डर है, याद रखना कि बोरॉन फैमिली, अब बोरॉन फैमिली को ना मैं ऐसे लिखूंगा कि भाई बोरॉन फैमिली, तो बोरॉन फैमिली, अब बार बार मैं बोरॉन फैमिली को ना लिख के BF वर्ड ऐसे मेंशन कर दूंगा, कार्बन के लिए CF वर्ड मेंशन कर दूंगा। तो बोरॉन फैमिली के लिए ऑर्डर याद रखना कि एटॉमिक रेडियस जो है वो बोरॉन की सबसे कम होती है, हमको पता है अलोंग ग्रुप नीचे जाने पर साइज जो है वो बढ़ता है। बोरॉन से बड़े एल्यूमिनियम की रेडियस होता है एटॉमिक रेडियस, बट याद रखना कि आफ्टर दैट एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम और गैलियम, तो यहाँ मैं एक एक्सेप्शनल है यहाँ पर, तो मैं गैलियम को पहले लिख दे रहा हूँ। गैलियम का साइज जो है वो एल्यूमिनियम से, मैंने ये लिखवाया भी था आपको सारे जब मैं एटॉमिक रेडियस के ऑर्डर लिखवा रहा था, और आपको याद होगा मैंने आपको इसमें कॉन्ट्रैक्शन बताया था, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वाली बात आपको अगर याद हो, मैंने इसका पूरा एक एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि बोरॉन है, गैलियम है, और उसके बाद एल्यूमिनियम, तो इन दोनों में क्या ऐसा चेंजेस आता है कि ये गैलियम का साइज छोटा और एल्यूमिनियम का साइज बड़ा, वो जेड इफेक्टिव वगैरह आपको शायद याद हो, मैंने ये सारी चीजें बताई थी उसमें इन पीरियोडिक टेबल। तो बोरॉन, गैलियम, देन एल्यूमिनियम, आफ्टर दैट इंडियम एंड थेलियम, इंडियम और थेलियम, हालांकि ये थेलियम को हम लोग को इतना स्टडी करना नहीं होता है। और उसके बाद फिर हमारे पास कार्बन फैमिली, तो कार्बन फैमिली में कुछ एक्सेप्शन नहीं है, हम लोग डायरेक्टली अगर इनका रेडियस देखेंगे तो ये बढ़ता ही जाता है, हालांकि कार्बन में जो सिलिकॉन जर्मेनियम होते हैं इनके साइज आसपास होते हैं, बट सिलिकॉन स्लाइटली छोटा होता है जर्मेनियम से, तो कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन, देन जर्मेनियम। पर मैंने एक बात कही यहाँ पर कि सिलिकॉन का साइज और जर्मेनियम का साइज, मैं अगर आपको एक छोटा सा पॉइंट बताऊं, पिकोमीटर में जो रेडियस होती है ना वो सिलिकॉन की होती है लगभग 118-19 के आसपास, और जो जर्मेनियम की होती है वो 120-21 के आसपास। तो इतना सा डिफरेंस चल रहा है, बस 3-4 पिकोमीटर्स का ही डिफरेंस, पिकोमीटर आप जान रहे हो 10⁻12, यानी बहुत छोटा सा ही डिफरेंस होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम की रेडियस पे। सो कार्बन, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन टिन, और लास्ट में लेड। तो ये ऑर्डर हो गया रिगार्डिंग एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस, आप कुछ भी कह सकते थे। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में मैं इसमें आपको बताऊं कि इसमें आयोनिक रेडियस के बारे में बात करें तो आयनिक रेडियस का जो, अच्छा आयनिक रेडियस जो है आयन की रेडियस के लिए बात होती है, तो कार्बन जो है इसका हमको कोई ऐसा आयन नहीं मिला, या बोरॉन का जो है इसका आयन का हम लोग साइज डिफाइन नहीं कर पाए, बहुत छोटा साइज होने की वजह से। तो जिनके साइज बहुत छोटे होंगे तो उनका हम लोग ऑर्डर में कोई कंसिडरेशन नहीं करेंगे। अब आप डायरेक्टली मैं सीधे बोरॉन फैमिली के लिए अगर बात करूं तो बोरॉन और एल्यूमिनियम के साइज बहुत छोटे, ट्रिमेंडसली छोटे होने की वजह से उनका कोई वैल्यू नहीं चलता है। दैट इज व्हाई जब मैं आयनिक रेडियस का ऑर्डर लिखूंगा तो उसमें गैलियम, इंडियम और थेलियम को ही यूज करूंगा, और हमको ये भी पता है कि ये अलोंग नीचे जाने पर, ग्रुप में नीचे जाने पर ये बढ़ते जाएंगे। तो गैलियम, उसके बाद इंडियम, देन थेलियम। अब यहाँ ऑलरेडी प्री मेंशन है कि कौन किस फैमिली का है, तो मैं ये बार बार बात को नहीं लिखने वाला कि ये बोरॉन फैमिली से और ये कार्बन फैमिली से। जब कार्बन में हम लोग लिखते हैं तो ऑर्डर यही लिखते हैं कि जर्मेनियम, देन टिन, देन लेड, सॉरी जर्मेनियम, देन टिन, देन लेड। यहां टिन और लेड के आयोनिक साइज में केवल और केवल 1 पिकोमीटर का डिफरेंस होता है, ऑलमोस्ट नियरली इक्वल होता है टिन और लेड का साइज, केवल और केवल 1 पिकोमीटर का डिफरेंस आता है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट जो अगर आप कहीं नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं तो हम इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं
कि किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जब वो गैसियस स्टेट में हो तभी इलेक्ट्रॉन निकालना, ये नहीं कि सॉलिड स्टेट में भी हम इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे एटम से। जब वो किसी गैसियस स्टेट में आइसोलेटेड हो रखा, आपने आइसोलेट कर लिया उसको, सारे एटम से अलग कर लिया, गैसियस स्टेट में था तो आइसोलेट करना इजी पड़ गया, तो आइसोलेट किया गया, तो उस स्टेट में आपने वहां से प्रोवाइड किया उसको एनर्जी, जिससे कि वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। अब आयनाइजेशन एनर्जी के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना। आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से पता है तो यहां आपको कोई समस्या नहीं आएगी। हम क्या जानते हैं कि बोरॉन फैमिली जो है सॉरी, बोरॉन फैमिली जो है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP1, ये होता है। यानी ये ऑलरेडी किस स्टेट में है, ये एक ऐसी स्टेट में है कि इससे इलेक्ट्रॉन हमको अगर निकालना है तो इजीली निकाला। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास NH2NP1, NP के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो बहुत कम पार्शियली फिल्ड है। अब मैं अगर कार्बन फैमिली की बात करूं तो कार्बन फैमिली में आप एक बात समझ गए क्या, कि कार्बन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP2। हम ये जानते हैं कि स्टेबिलिटी होती है या तो हाफ फिल्ड सिस्टम हो या फुली फिल्ड सिस्टम हो, पार्शियली फिल्ड की कोई स्टेबिलिटी नहीं होती। अब मैं आपसे ये कहूं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, अच्छा आयनाइजेशन एनर्जी हमें ये पता है कि अलोंग ग्रुप में नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू डिक्रीज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो अलोंग ग्रुप जाने पर अलोंग ग्रुप ये डिक्रीज होता है, एक जनरल बात कि अलोंग ग्रुप ये ऑलवेज डिक्रीज करता है। ये बात हम जानते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू अलोंग ग्रुप नीचे जाने पर कम होता जाएगा। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो बोरॉन फैमिली में ऑर्डर बिल्कुल हम जानते हैं कि बिल्कुल सेम चलेगा। क्या ऑर्डर चलेगा? अच्छा, ऑर्डर जो है उसमें सबसे ज्यादा हमको आयनाइजेशन एनर्जी फील होती है बोरॉन की। बोरॉन में हमको जो रिक्वायर्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। बट इसके बाद जो मैं ऑर्डर लिखने जा रहा हूं, बोरॉन के बाद फिर चलता है थेलियम आयनाइजेशन एनर्जी का, और उसके बाद फिर हमारे पास चलता है गैलियम। गैलियम के बाद कौन होता है? गैलियम के बाद होता है एल्यूमिनियम और इंडियम। यहां याद रखना कि ये हमारे पास ड्यू टू जेड इफेक्ट इनकी आयनाइजेशन एनर्जी, ये पूरा का पूरा एक्सेप्शनल केस बनता है। आयनाइजेशन एनर्जी जो है टोटली हमारे पास डिफरेंट होती है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ये मैंने बोरॉन फैमिली की लिखी। अगर मैं कार्बन फैमिली के लिए ऑर्डर लिखूं तो कार्बन में सबसे पहले कार्बन ही है, आफ्टर कार्बन हमारे पास सिलिकॉन है, और सिलिकॉन के बाद हमारे पास जर्मेनियम है, जर्मेनियम के बाद लेड है, और लेड के बाद टिन है। ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। अब मैं अगर इन लोगों का भी कंपैरिजन कर दूं कि भाई कार्बन और बोरॉन फैमिली में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, तो वो कार्बन फैमिली की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। यानी आपसे कहा जाए कि भैया बोरॉन और कार्बन में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, आप कहोगे कार्बन की। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के रिगार्डिंग बात चल रही है अभी, ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सो अगर कंपैरिजन अगर केवल और केवल बोरॉन फैमिली का चल रहा है तो ये मैंने आपको ऑर्डर लिख दिया, बोरॉन, थेलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम। और अगर कार्बन फैमिली का चल रहा है तो उसका भी मैंने लिख दिया, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड, टिन। बट अगर आप फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन कर रहे हो बोरॉन फैमिली टू द कार्बन फैमिली, सो बोरॉन और कार्बन में कार्बन जो होगा वो मोर आयनाइजेशन एनर्जी रखता होगा। इवन सारे जितने भी सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड, सारे के सारे बोरॉन से ज्यादा होंगे। तो आप समझ गए होंगे, तो ये तो सबके सब थेलियम, गैलियम इन सब से तो होंगे ही होंगे, क्योंकि सारे के सारे बोरॉन से ज्यादा रख रहे हैं। ठीक है, ये सारे एलिमेंट जितने भी है कार्बन फैमिली के, तो ये इनका कंपैरिजन है। ये जो लिखी हुई बात, ये याद रखना कंपैरिजन किनका चल रहा है। ये बॉक्स के अंदर इंडिविजुअल कंपैरिजन चल रहा है, फिर बॉक्स के बाहर इनका एक दूसरे से कंपैरिजन चल रहा है। अब बात करें अगर हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में आपको एक बात समझ आ गई होगी, क्या
कि ये जब इनका एक इलेक्ट्रॉन जा चुका होगा, ये तो NH2 वाली स्टेट में चले गए होंगे। NH2 वाली स्टेट में जाने का मतलब क्या है कि इनका जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स अब निकालना है हमको, यहाँ स्टेबल स्टेट से निकालना है, क्योंकि ये फुली फिल्ड सिस्टम में जा चुका है। और ये हम लोग कब निकाल रहे थे, जब NH2 NP1 था। ये कब निकाल रहे हैं कि इसका NH2 है, रुको ये गलत जगह लिख दिया, मैं इसको इधर लिख दे रहा कि इसका NH2, ये NH2 NP1 सिस्टम से, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे मैंने इनके, और इसका था NH2 NP2। अब जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे वो इसके NH2 वाले सिस्टम से निकल रहे होंगे। व्हाट इज द ऑर्डर फॉर द बोरॉन फैमिली? तो बोरॉन के लिए याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा तो बोरॉन में ही लगती है। आफ्टर दैट जो हमको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो होता है गैलियम, फिर हमको गैलियम। आफ्टर दैट गैलियम के बाद कौन है? गैलियम के बाद फिर थेलियम है। ये देखो ये छोटे छोटे पॉइंट है जिसमें एक्सेप्शन लिखे हुए हैं, और आपसे इसमें ऑर्डर में गड़बड़ हो सकती है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट, ये बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिगार्डिंग आयनाइजेशन एनर्जी। तो बोरॉन, गैलियम, देन थेलियम, उसके बाद ये गैलियम भी हो गया, थेलियम हो गया, बचा हमारे पास एल्यूमिनियम और इंडियम। तो फिर एल्यूमिनियम आता है, फिर इंडियम आता है। तो ये कंपैरिजन किसका हो गया? ओनली विथ बोरॉन फैमिली का कंपैरिजन हो गया। नाउ अगर मैं कार्बन फैमिली का कंपैरिजन करूं, तो कार्बन फैमिली में सेकेंड आयनेशन एनर्जी जो है वो कार्बन की ज्यादा होती है, और कार्बन के बाद जो है वो सिलिकॉन की होती है। सिलिकॉन के बाद जो है वो हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, और जर्मेनियम के बाद आता है लेड, फिर टिन। मतलब इसमें एज इट इज चल रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। पर अगर आप उससे पूछा जाए कि किसकी आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब बोरॉन कार्बन का कंपैरिजन कराया जाए या गैलियम और इसका सिलिकॉन का कंपैरिजन कराया जाए, तो याद रखना कि इसकी ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो उसके NH2 वाले सिस्टम से निकाल रहे हैं, और ये पहुंच चुके थे NH2 NP1 स्टेट में, ये ज्यादा स्टेबल हो चुका है। अब जब ये NS1 बचेगा और वो NH2 हो जाएगा, फिर अगर अगेन मैं थर्ड तक, मैं लास्ट ये थर्ड तक और लिख दे रहा कि थर्ड आयनेशन एनर्जी का क्या ऑर्डर रहेगा। तो थर्ड आयनेशन एनर्जी जो है वो किसका ज्यादा रहेगा? अब तो सर बोरॉन और कार्बन में तो समझ में आ गया, क्या सर जो हमारे पास गैलियम जो है, क्या वो सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड, टिन इन सबसे ही ज्यादा होता है? हाँ बिल्कुल, हमारे पास ये सबसे ही ज्यादा होते हैं। रेंज पूरी तरह बदल जाता है, एक्सेप्ट कार्बन। कार्बन जो है वो लगभग 2000 के आसपास एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको, कार्बन वाले को। बाकी जितने हैं वो सब इनसे ही पीछे होंगे, मतलब कार्बन गैलियम से ज्यादा है, कार्बन गैलियम से ज्यादा है सेकेंड आयनेशन एनर्जी में। तो बाकी जितने भी हैं ये बचे हुए, ये सब इनसे, इंडियम सबसे पीछे है। अगर इंडियम का सिलिकॉन का कराओगे तो आप कहोगे कि इंडियम ज्यादा है और सिलिकॉन कम है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं कुछ जो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं थर्ड आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखूं तो मैं ये कहूंगा कि बोरॉन में जो आयनेशन एनर्जी लग रहा है, बोरॉन के बाद हमारे पास सीधे आता है गैलियम, और गैलियम के बाद जो है वो आता है थेलियम, फिर उसके बाद हमारे पास आता है एल्यूमिनियम, देन इंडियम। तो ये ऑर्डर चलेगा, ये ऑर्डर चलेगा। याद रखना कि फर्स्ट के केस में क्या ऑर्डर लिखा था बोरॉन फैमिली में। अब मैं कार्बन के लिए लिखूं तो कार्बन में आप क्या लिखोगे? ये कार्बन के लिए चलेगा कार्बन, देन कार्बन के बाद आएगा जर्मेनियम, कार्बन के बाद जर्मेनियम, और जर्मेनियम के बाद आएगा सिलिकॉन, और सिलिकॉन के बाद आएगा लेड, और लेड के बाद आएगा टिन। तो ये अगर आपने इतनी बात याद रखी, और याद रखना कि अब इसमें NS1 सिस्टम बचा था, इसमें NH2 था, तो इनकी आयनेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो ये कंपैरिजन जो चल रहा था वो मैंने एक इंडिविजुअली लिख दिया, इंडिविजुअल के अलावा मैंने इन दोनों का आपस में भी कंपैरिजन लिख दिया। हालांकि जब कंपैरिजन चलेगा तो आप ध्यान रखना कि किसका कैसे चल सकता है। ये थोड़ा आपको कंसेप्चुअली प्रिपेयर करना पड़ेगा माइंड को कि किसका किस तरह से ऑर्डर हो सकता है इनका आपस में मिक्स करके। और इंडिविजुअली तो अच्छी बात है, अगर इंडिविजुअल फंस जाता है तो अपन इजीली कर पाएंगे।
तो ये बात रिगार्डिंग हो गई किसके बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें काफी ज्यादा मैंने टाइम दिया। नाउ अब हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको याद होगा, इट वाज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द दूसरे वाले का एटम। एक न्यूक्लियस, किसी एटम का एक न्यूक्लियस जो है वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। दैट टेंडेंसी इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और आपको याद होगा कि अलोंग ग्रुप जाने पर ये भी डिक्रीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसमें ऑर्डर क्या रहता है वो भी मैं लिख देता हूं। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये पॉइंट नंबर हमारा फोर्थ, पॉइंट नंबर फोर्थ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये, इसमें आपको याद रखना है कि अलोंग ग्रुप जाने पर इट आल्सो डिक्रीजेस, अलोंग ग्रुप जाने पर ये डिक्रीज कर जाता है। और इसका जो ऑर्डर है, मैं बोरॉन फैमिली का डायरेक्टली लिख दे रहा हूं कि बोरॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है। बट इसमें याद रखना है कि उसके बाद सीधे हमारे पास थेलियम आता है, और थेलियम के बाद इंडियम। देखो बोरॉन बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है ये फैमिली, इसमें कई सारे एक्सेप्शन है। तो इंपॉर्टेंट है जितना भी मैं लिख रहा हूँ सारे ऑर्डर, क्योंकि यही ऑर्डर जब आपसे पूछे जाएंगे तो आप एक जनरल बात बताने लगोगे, सर ये, और फिर आपके आंसर कुछ के कुछ हो जाएंगे। इसी तरह से अगर मैं कार्बन फैमिली की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखूं तो कार्बन फैमिली में ये कार्बन, उसके बाद हमारे पास कार्बन में आता है लेड, और लेड के बाद सबका मतलब लेड से छोटा बाकी जितने भी हैं, जैसे कि हमारे पास सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है 10, इन सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है। वैल्यू की बात करें तो अराउंड 1.8 के समथिंग ये होता है। ठीक है, एक बार आप एनसीईआरटी से जरूर कंफर्मेशन ले लेना कि कितना वैल्यू होता है, बट वैल्यूज हमें लर्न करने की कोई नीड नहीं है। हम लोग ओनली ऑन वो पॉइंट्स, मतलब एक ऑर्डर ही याद रखेंगे, डायरेक्टली वैल्यूज नहीं पूछी जाएंगी कि भाई इसका साइज कितना होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी जाएंगी। और अगर एग्जैक्ट वैल्यू वाला क्वेश्चन आया तो वो कुछ इस तरह का होगा जो ऑर्डर के बेस्ड होगा। आप ऑर्डर से ही कॉन्सेप्चुअली आप निकाल पाओगे, अच्छा ये पॉसिबिलिटी है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बना तो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग डेंसिटी। डेंसिटी हम जानते हैं कि इट इज बेसिकली, कोई बच्चा शायद कुछ बोल रहा है या माइक खुला है उसका, शिवांगी कुछ कहना है या माइक बंद कर दो नहीं तो। तो यहाँ डेंसिटी हमारे पास क्या होता है, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी का जो ऑर्डर है रिगार्डिंग बोरॉन फैमिली, तो डेंसिटी जो है सबसे ज्यादा होता है थेलियम का, या मैं इसको ना इस तरह से लिख दे रहा हूं कि बोरॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर हमारे पास गैलियम, और गैलियम के बाद इंडियम, देन थेलियम। ये हमारे पास मास बाय वॉल्यूम से मैंने कहा था मास इज अ डोमिनेटिंग फैक्टर। और डेंसिटी इसके रिगार्डिंग बात की जाए तो इसमें जो है डेंसिटी का ऑर्डर रहेगा, सबसे कम कार्बन, सॉरी सबसे कम सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद कार्बन, और कार्बन फिर उसके बाद जर्मेनियम, देन टिन, देन लेड। तो ये ऑर्डर रिगार्डिंग कार्बन फैमिली डेंसिटी का ऑर्डर। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज ऑल्सो। अब मैं आपको दो और इंपॉर्टेंट ऑर्डर लिखाऊंगा, दैट इज एमपी एंड बीपी, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। सुनिए पॉइंट नंबर 6, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हम जानते हैं कि ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर कोई सब्सटेंस अपने आप को मेल्ट करना इनिशिएट कर देता है, और हर एक सब्सटेंस का एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो होता है वो बोरॉन का होता है, और इसके बाद होता है एल्यूमिनियम का। हालांकि बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है कंपैरेटिवली टू इसकी फैमिली जो भी है हमारे पास, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, ये ट्रिमेंडसली पूरी तरह चेंज हो जाता है, लगभग 2500 के आसपास होता है इसका केल्विन में, इसका इतना बोरॉन का एमपी मेल्टिंग पॉइंट होता है।
और एल्यूमिनियम का सीधे 1000 के आसपास आ जाता है। और उसके बाद बाकी तो 300, 400, 500 पे चलते हैं। जैसे थेलियम लगभग 500 या 550 के आसपास रहता है। उसके अलावा इंडियम जो है वो 450 के आसपास रहता है। उसके बाद हमारे पास गैलियम तो 300 केल्विन के आसपास यानी रूम टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाता है। तो ये रिगार्डिंग एमपी का ऑर्डर हो गया किसका, बोरॉन फैमिली का। और कार्बन फैमिली का भी मैं कहूं तो कार्बन में सबसे पहले कार्बन ही है जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रखता है, मतलब बहुत ज्यादा, लगभग 4 साढ़े 4000 केल्विन के आसपास। फिर इसके बाद सिलिकॉन आता है, तो सिलिकॉन लगभग 1700 केल्विन के आसपास होता है। 1200 के आसपास होता है जर्मेनियम का। उसके बाद लेड होता है लगभग 600 की लाइन में। उसके बाद टिन होता है जो 500 की लाइन में होता है। तो ये एमपी, तो यहाँ बोरॉन और कार्बन के एमपी बीपी बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं उस फैमिली मेंबर्स से। लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग दिस, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है ये कोई अपने आप को वेपर में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दे, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बोरॉन का सबसे ज्यादा होता है। और बोरॉन के बाद हमको जो याद रखना है कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद गैलियम, गैलियम और उसके बाद इंडियम, देन थेलियम। तो ये हमको ऑर्डर याद रखना है रिगार्डिंग बोरॉन फैमिली। कार्बन फैमिली के लिए हम लोग कहेंगे कि कार्बन जो है वो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है। सॉरी, कार्बन के लिए हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे सिलिकॉन से डिफाइन। तो सिलिकॉन जो है वो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है। उसके बाद हमारे पास आता है जर्मेनियम, जर्मेनियम, और उसके बाद हमारे पास आता है टिन, देन लेड। कार्बन के लिए हम लोग बॉइलिंग पॉइंट डिफाइनेबल नहीं है। तो ये केल्विन में है सारे पॉइंट, मतलब केल्विन का एक ऑर्डर चलता है कि लगभग सिलिकॉन का 3 साढ़े 3000 के आसपास, जर्मेनियम का लगभग 3000 के आसपास। तो ये कुछ वैल्यूज भी होंगी जो एनसीईआरटी के बुक में आपको प्रॉपरली अरेंज मिल जाएंगे। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। आफ्टर दिस हम लोग इनिशिएट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड। शायद कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है। सर फोर्थ वाला पेज एक बार दिखा दीजिए।